तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों पाठशाला एडू हब के इस वीडियो में। और मेरा नाम है राहुल आनंद। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोस्टडैम डिक्लेरेशन के बारे में। और ये पोस्टडैम डिक्लेरेशन क्या था? पूरे यूरोप में जो नई नई जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ, इन सारे जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के फॉर्मेशन में पोस्टडैम डिक्लेरेशन का क्या रोल था, और जो टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस थे जर्मनी के बीच में, जितने भी अलाइड नेशंस थे उनके बीच में, और जापान और बाकी यूरोपियन नेशंस के बीच में, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टडैम डिक्लेरेशन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ अच्छा लगे या कुछ बुरा लगे दोनों ही, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चल पाए कि और क्या अच्छा करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फरवरी 1945, ठीक है, फरवरी 1945 में एक मीटिंग होती है। जोसेफ स्टालिन, जो कि उस समय के यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे, जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन तीनों के बीच में फरवरी 1945 में एक मीटिंग होती है दैट वाज नोन एज याल्टा कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और देखिए यहीं पर एक एग्रीमेंट होता है तीनों के बीच में कि जैसे ही जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही ट्रीटी को साइन करेगा, जैसे ही सरेंडर करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हम लोग पोस्ट डैम एक जगह है जर्मनी में, तो पोस्ट डैम में क्या होगा, जितने भी अलाइड नेशंस हैं, जितने भी अलाइड नेशंस के लीडर्स हैं, वो सब जो है एक मीटिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये तय होगा कि पोस्ट वॉर नेगोशिएशंस, पोस्ट वॉर पीस ट्रीटी किस तरह से साइन किया जाएगा, नए नए जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को किस तरह से नए तरीके से बनाया जाएगा, किस कंट्री को क्या मिलेगा, इन सारे बातों को लेकर के ये है पोस्टडैम डिक्लेरेशन। तो देखिए जर्मनी जो है वो सरेंडर करता है 8 मई 1945 को, ध्यान रखिएगा इस डेट को। तो जर्मनी का सरेंडर होता है 8 मई 1945 को, और इसके बाद ही शुरू होता है पोस्ट डैम डिक्लेरेशन, जो कि तकरीबन जुलाई से लेकर के अगस्त 1945 तक चला था। तो चलिए दोस्तों, लेकिन पोस्टडैम डिक्लेरेशन समझने से पहले, जैसा मैंने अभी बताया याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स जो याल्टा कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि फरवरी 1945 में जो अभी मीटिंग, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, कि जो बिग थ्री थे उन तीनों के बीच में क्या है, उन तीनों के बीच में एक मीटिंग होती है फरवरी 1945 में, जिसे हम बोलते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग। तो इस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी सरेंडर करेगा, तो जर्मनी को क्या किया जाएगा कि जर्मनी को ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज 4 जोन्स में जर्मनी को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी अलाइड नेशंस हैं, अब देखिए आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे यूरोप में जो युद्ध हो रहा था, तो पूरा यूरोप जो है वो 2 ग्रुप में जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड था। सबसे पहला ग्रुप जो था दैट इज़ अलाइड नेशंस, और इन अलाइड नेशंस में कौन कौन थे, तो यूएस था, यूएसएसआर था, फ्रांस था। ठीक है, उसके बाद आपको यूके था, चाइना भी जो है कि अलाइड नेशंस का ही एक हिस्सा था। और अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, तो दूसरे ग्रुप को हम बोलते थे एक्सिस पावर्स। और उस एक्सिस पावर्स में कौन कौन थे, तो उन एक्सिस पावर्स में थे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, इटली पहले जो है वो अलाइड में था, बट फाइनली उसने जो है अपना पाला बदला और वो एक्सिस की तरफ आ गया। तो देखिए जितने भी अलाइड नेशंस थे उनको एसेसिबिलिटी दी जाने वाली थी इस याल्टा कॉन्फ्रेंस के अनुसार, कहाँ पे, तो बर्लिन में। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर हम लोग नज़र डालते हैं दोस्तों, और यहाँ पर ज़रा गौर से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि जर्मनी जो है, जर्मनी को वॉर रिपरेशंस जो है ये पे करना पड़ेगा, ऐसा तय हुआ याल्टा कॉन्फ्रेंस में। तो देखिए अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अगर आप देखें जो 1914 से 1918 तक चला था, तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ ट्रीटी वॉज साइंड दैट वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के अंतर्गत 1918 में यह तय किया गया था कि जर्मनी जो है उसे पे करना है वॉर रिपरेशंस, यानी कि उसे बहुत सारा पैसा जो है वो, और अपने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो किसे देना है, तो अलाइड नेशंस को देना है। और आप जानते होंगे हिटलर के बारे में, राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप राइज ऑफ नाजिज्म को अगर आप देखें, तो उस राइज ऑफ नाजिज्म में आपको एक पॉइंट नज़र आएगा, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। की ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जो था वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु था, जिसके कारण जो मिलिटेरियल एक्सट्रीमिज़म जिसे हम कहते हैं, यानी कि नाजिज़म का जो थॉट था,
जो इमेजिनेशन था नाजिज्म को लेकर के वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव हो गया पूरे जर्मनी में। तो देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, मेक जर्मनी पे रिपरेशंस, इस पॉइंट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन था, क्योंकि यूएसएसआर यानी कि जोसेफ स्टालिन का जोसेफ स्टालिन का ये मानना था कि नहीं, जर्मनी इज़ अ वॉर क्रिमिनल, Germany is totally responsible for provocating Second World War, so he has to pay reparations। लेकिन बाकी जितने भी अलाइड नेशंस थे, खास करके यूएसए और यूके, इनका मानना था कि नहीं, जर्मनी को हम डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लाइंस, लेकिन हम जर्मनी को वॉर रिपरेशंस पे करने को मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भली भांति पता था कि वॉर रिपरेशंस अगर पे करने को मजबूर किया जर्मनी को, तो आने वाले समय में फिर से कोई नया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, फिर से कोई नई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो जर्मनी में फिर से जो है उत्पन्न ना हो जाए। तो यहाँ पर एक डर का भी माहौल था। लेकिन यूएसएसआर के जो जोसेफ स्टालिन थे वो कम्प्लीटली अड़े हुए थे इस बात पे कि नहीं, वॉर रिपरेशंस तो पे करना पड़ेगा जर्मनी को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चौथे पॉइंट में याल्टा कॉन्फ्रेंस में बात हुई किस चीज़ के ऊपर, कि जितने भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जितने भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स हैं जो हैं, इनका क्या होगा, ट्रायल होगा। ट्रायल मतलब जुडिशियल ट्रायल, मतलब कि इन्होंने जो जो क्राइम्स किए हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट यूरोप, ठीक है, इन सारे क्राइम्स को लेकर के क्या होगा कि इनका ट्रायल होगा, यानी कि पूरी जुडिशरी जो है वो बैठेगी एक जगह पर और इनके सारे कारनामों का जो है कि लेखा जोखा लिया जाएगा। तो देखिए, नाजी तो आप जानते ही हैं, नाजी दैट इज़ रिलेटेड टू हिटलर, रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर, ठीक है, हिटलर के जितने सपोर्टर्स थे, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, दे वेर नोन एज नाजी, ठीक है। मैं नाजिज्म के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, पहले इसको देखते हैं। अब देखें कि ये जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स के ट्रायल की बात थी, ये तो आने वाले समय में हुई ही। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग, आपको नाम पता होगा न्यूरेमबर्ग। तो आप देख सकते हैं कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स करके बहुत फेमस है, आपको यूट्यूब से लेकर गूगल तक हर जगह मिल जाएगा न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। और ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स क्या था, तो यही था, नाजी वॉर क्रिमिनल्स को लेकर के एक जुडिशियल ट्रायल की प्रक्रिया थी जो जर्मनी में हुई। और देखिए, छोटे मोटे नाजी क्रिमिनल्स की तो बात छोड़ दीजिए, नाजिज्म के टाइम में जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे हिटलर के, चाहे वो हरमन गोरिंग हो, चाहे वो ज़ालमार शाट हो, चाहे वो हिमलर हो, जितने भी थे, ठीक है, जितने भी थे, हर किसी का जुडिशियल रिव्यू किया गया, हर किसी को सज़ा दी गई, ठीक है। अब देखिए, चौथे पॉइंट पर आते हैं कि इस याल्टा कॉन्फ्रेंस में इस बारे में भी बात हुई कि जो ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है, जो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो ईस्टर्न यूरोप में जो है कि वो करवाए जाएंगे। और छठे पॉइंट पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर है कि यूनाइटेड नेशंस का भी फॉर्मेशन किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस को लेकर की पहली बैठक जो हुई थी, यानी कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो उसका जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को। लेकिन वो बैठक जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के बारे में सबसे पहले बात की गई थी वो था याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के पहले भी, मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप मुझे जानना नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के पहले भी क्या था, तो यूनाइटेड नेशंस के पहले भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज नोन एज लीग ऑफ नेशंस। एंड आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, an international organization that was known as League of Nations was set up in order to promote international peace and security, international disarmament, cooperation between different countries of Europe। तो ये शुरुआत हुई थी पहले लीग ऑफ नेशंस की, बट वो लीग ऑफ नेशंस जो था वो कम्प्लीटली जो है कि क्या हो गया, वो कम्प्लीटली मतलब काम करने में असहज हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1 सितंबर 1939 आते आते लगभग लीग ऑफ नेशंस की जो वैल्यू थी पूरे यूरोप में तकरीबन वो ख़त्म हो गई। तो अब बात किस चीज़ पे हो रही थी, तो अब बात हो रही थी एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने को लेकर के जो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एंड कोऑपरेटिव पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो इस्टेब्लिश कर पाए पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में, ताकि फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जैसा
एक भयानक दृश्य जो है पूरे मानव जाति को देखने को ना मिले। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। याल्टा कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो फरवरी 1945 में। कौन कौन लोग थे यहाँ पर, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, विंस्टन चर्चिल थे और जोसेफ स्टालिन थे। ठीक है, क्या किया जाएगा, तो जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। और क्या किया जाएगा कि बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल थी, यहाँ पर एसेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी सारे नेशंस को जो एलाइड को बिलोंग करते थे। तीसरे पॉइंट में क्या था, जर्मनी को पे करना है वॉर रिपरेशंस, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ एलाइड नेशंस के बीच में। चौथा पॉइंट था कि नाजी वॉर क्रिमिनल को जुडिशियल ट्रायल के लिए लाया जाएगा, फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे ईस्टर्न यूरोप में और यूनाइटेड नेशंस को सेटअप किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों। और आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे और अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली कि ये पोस्टडैम डिक्लेरेशन क्या था। क्योंकि देखिए कनेक्शन है, याल्टा कॉन्फ्रेंस और पोस्टडैम डिक्लेरेशन का कंप्लीट कनेक्शन है। अगर आप याल्टा कॉन्फ्रेंस नहीं समझते हैं तो आपको पोस्टडैम डिक्लेरेशन बिल्कुल नया नज़र आने वाला है। इस वजह से मैंने पहले इसे डिस्कस कर दिया। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कि अब जो है जब पोस्टडैम डिक्लेरेशन शुरू हुआ, तो ये पोस्टडैम डिक्लेरेशन कब से शुरू हो रहा था, तो ये पोस्टडैम डिक्लेरेशन जर्मनी में शुरू हो रहा था 17 जुलाई 1945 से लेकर के 2 अगस्त 1945 तक। क्यों हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हम क्या हो सके, तो डिस्कशन शुरू हो सके टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस के ऊपर कि किस किस तरह से किन किन एलाइड कंट्रीज़ को जर्मनी का कौन कौन सा पार्ट मिलने वाला है और बाकी जितने भी और एक्सिस नेशंस हैं उनको क्या क्या रिपरेशंस पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखें अगले स्लाइड पे यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो विवाद था, ठीक है, जो सबसे बड़ा विवाद था वो क्या था पोस्टडैम डिक्लेरेशन में। विवाद जर्मनी को लेकर था। ठीक है, विवाद जो था वो जर्मनी को लेकर के था। क्यों था, मैंने अभी तुरंत बताया हुआ है, क्योंकि स्टालिन कुछ और चाहते थे और बाकी के जितने भी एलाइड नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बिल्कुल कुछ और चाहते थे। इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं बन पा रही थी। मैंने पहले भी बताया कि सोवियत्स क्या चाहते थे, यानी कि रशियंस क्या चाहते थे, वो चाहते थे दे प्रेस्ड फॉर हैवी पोस्ट वॉर रिपरेशंस फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, हाफ ऑफ विच विड गो टू द सोवियत यूनियन। और इसमें और एक पॉइंट जान लीजिए कि वॉर रिपरेशंस तो जर्मनी को पे करना ही है यूएसएसआर के हिसाब से, और वॉर रिपरेशंस में जितनी भी रकम आएगी, जितने भी एरियाज़ आएंगे, ठीक है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, उसका 50% ये कौन चाह रहा था, तो यूएसएसआर चाह रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एलाइड में और भी बहुत सारे नेशंस हैं, ठीक है, जिसके बहुत सारे लोग मारे गए इस वॉर में, और यूएसएसआर कह रहा है कि 50% वॉर रिपरेशंस जो है कि ये मुझे चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं था। तो यहाँ पर क्या है कि रूजवेल्ट उस समय जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका सीधा मतलब मानना था कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और सीधी सी बात है कि क्यों करें, जर्मनी को वॉर रिपरेशंस पे करने के लिए हम लोग बाध्य क्यों करें। और बाद में, ठीक है, बाद में जब यूएस के जो प्रेसिडेंट बने हैरी ट्रूमन, ठीक है, उन्होंने सीधी तौर पे जो है कि मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके परिणाम आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बदतर हों, बहुत ज़्यादा ख़राब हों। ठीक है, इसी वॉर रिपरेशन को लेकर के पूरी दुनिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भुगत रही थी, और अगर फिर से हमने वॉर रिपरेशंस लगाया तो हो सकता है इसके परिणाम और भी आने वाले समय में काफ़ी डेंजरस देखने को मिले। अब देखिए दोस्तों कि ये जो जर्मनी को 4 पोर्शंस में, 4 जोग्राफिकल बाउंड्रीज में बांटने की जो बात हो रही थी, ये क्या क्या था, तो आप इस मैप से समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू याल्टा कॉन्फ्रेंस और आफ्टर पोस्टडैम डिक्लेरेशन जर्मनी कुछ इस तरह का दिखने वाला था, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं। तो देखिए ये जो येलो वाला पोर्शन है दोस्तों, ईस्टर्न जर्मनी, इस ईस्टर्न जर्मनी पर कब्जा किसका होने वाला था, तो यूएसएसआर का कब्जा होने वाला था। ये है वेस्टर्न जर्मनी, इस वेस्टर्न जर्मनी पर कब्जा होने वाला था ग्रेट ब्रिटेन का। ये है ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज़ पिंक कलर का, वो यहाँ पर कब्जा होने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स का। और ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं जर्मनी का पोर्शन, यहाँ पर कब्जा होने वाला था फ्रांस का। और यूएसएसआर का क्या कहना था कि भाई 50% तो मुझे दे दो। तो ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आफ्टर मैथ ऑफ पोस्टडैम डिक्लेरेशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए कि पोस्टडैम डिक्लेरेशन आते आते क्या क्या बदल गया, ठीक है। पोस्टडैम डिक्लेरेशन आते आते क्या क्या बदल गया। जैसे ही मैंने याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी और इस वीडियो को शुरू किया था, तो मैंने बात की थी बिग 3 के बारे में,
ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप बिग थ्री का नाम याद रखते हैं या याद करते हैं तो आपको याद आते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और तीसरे आपको याद आते हैं जोसेफ स्टालिन, बिग थ्री। लेकिन वो याल्टा कॉन्फ्रेंस में थे वो बिग थ्री। अब पोस्टडैम डिक्लेरेशन आते आते सिनेरियो चेंज हो गया था। क्या चेंज हुआ था? तो देखिए, विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पद से हट जाते हैं, यानी कि जो नए चुनाव होते हैं ब्रिटेन के अंदर में, वहाँ पर क्लीमेंट एटली, ठीक है, आप अगले स्लाइड में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की क्या हो जाती है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है। कब? तो अप्रैल 1945 में। और यूएसए के जो कि नए प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम होता है हेनरी ट्रूमैन, ठीक है। दूसरी चीज़ जो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, वो जो है कि जनरल इलेक्शन में हार जाते हैं और क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पर दो लीडर जो है कि वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन जोसेफ स्टालिन वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, ठीक है, जोसेफ स्टालिन। अब देखिए यहाँ पे कि आफ्टर मैथ क्या क्या था, पोस्टडैम डिक्लेरेशन के बाद जो है कि क्या क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे तो 16 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया फर्स्ट एटम बॉम्ब ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है। और स्टालिन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थे। किस चीज़ को लेकर के? यूनाइटेड स्टेट्स के पोजीशन को लेकर के। यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाह रहा था, क्या नहीं चाह रहा था, इस चीज़ को लेकर के स्टालिन काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस थे। और इस चीज़ को भी लेकर सस्पिशियस थे क्योंकि उनकी बात जो है वो वॉर रिपेरेशन वाली वो नहीं मानी जा रही थी। फिर क्या हुआ? जर्मनी को डिवाइड तो कर दिया गया, ठीक है, जर्मनी को जो है कि डिवाइड कर दिया गया और जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे उनकी पेशी भी हुई। कहाँ पे? तो न्यूरेमबर्ग में। और यूएसएसआर और जितने भी अलाइड नेशंस थे उनके बीच का जो करार था, ठीक है, अलाइड नेशंस का जो करार था वो भी क्या होता है, पोस्टडैम डिक्लेरेशन के अंतर्गत क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस जो पोस्टडैम डिक्लेरेशन का है ये कब होता है? जब जर्मनी हार जाता, मैंने पहले ही बताया था, जर्मनी के कंप्लीटली सरेंडर के बाद जो है कि ये होता है, ठीक है। और याल्टा कॉन्फ्रेंस और पोस्टडैम डिक्लेरेशन के बीच में दोस्तों याद रखिएगा 4 महीने का गैप था। और इसी 4 महीने में जो सिनेरियोज चेंज हुए थे इसके बारे में मैंने बताया कि रूजवेल्ट जो है वो डेथ कर चुके थे, हेनरी ट्रूमैन जो है वो प्रेसिडेंट थे। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जब एटम बॉम्ब गिरा था जापान के ऊपर तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखिए, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो थे वो हेनरी ट्रूमैन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। चर्चिल भी हट चुके थे, क्लीमेंट एटली आ चुके थे। और सोवियत ट्रूप्स, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जर्मनी जो है वो 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो सोवियत ट्रूप्स ने ईस्टर्न यूरोप के ऊपर, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप के ऊपर कंप्लीटली जो है कि कब्जा कर लिया था, खास करके ईस्टर्न जर्मनी के ऊपर कंप्लीटली कब्जा कर लिया था, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा। और वहाँ पर उन्होंने इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि आपको पता है कि यूएसएसआर जो है वो कंप्लीटली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखें आगे हम लोग इस स्लाइड में हम देखते हैं कि जापान को क्या हुआ, ठीक है, जापान का क्या हुआ इस पोस्टडैम डिक्लेरेशन के बाद और जापान के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। तो देखिए, जापान का जो स्टैंड था, ठीक है, ये पोस्टडैम डिक्लेरेशन को लेकर के, देखिए जर्मनी ने पहले किया हुआ था, ठीक है, जर्मनी ने सबसे पहले जो है कि सरेंडर किया था, लेकिन जापान की जो पोजीशन थी इस पोस्टडैम डिक्लेरेशन को लेकर के वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। जापान के जितने भी टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जापान के जितने भी टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स थे और जो जापान के जो मतलब आप कह सकते हैं कि उस समय जो होल एंड सोल थे, यानी कि हिदेको तोजो थे और हिरोहितो थे, उनके बात में और जापान के मिलिट्री ऑफिशियल्स के बात में काफ़ी ज़्यादा जो है कि डिफरेंस थी। यानी कि जापान वाज इन अ पोजीशन ऑफ कन्फ्यूजन। जापान कम्प्लीटली एक कन्फ्यूजन के पोजीशन में था। और उस समय के जापानीज़ ऑफिशियल जिनका नाम था सुजुकी, उनके द्वारा एक टर्म यूज़ किया जाता है मोकुसात्सु, ठीक है। इस पोस्टडैम डिक्लेरेशन को लेकर के एक टर्म यूज़ किया जाता है जापानीज़ ऑफिशियल्स के द्वारा जिसे बोलते हैं मोकुसात्सु, ठीक है। और ये मोकुसात्सु क्या वर्ड था इसके बारे में तो पता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, इन्होंने इस वर्ड को एक निगेटिव सेंस में लिया। उन सब ने इस वर्ड मोकुसात्सु को जो है कि एक निगेटिव थॉट प्रोसेस में लिया और उन्होंने ये माना कि जापान इस पोस्टडैम डिक्लेरेशन से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखता है और इस ट्रीटी का, इस पोस्टडैम डिक्लेरेशन का वो क्या कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फिर आखिरी में क्या होता है कि इसी रिजेक्शन को लेकर के अमेरिका भी अब कम्प्लीटली तैयार था कि हम जो है, जो ट्रायल किए गए जो एटम बॉम्ब्स हैं, जो कि 16 जुलाई को ट्रायल किया जा चुका था सक्सेसफुली, तो अब उसे क्या करना है, जापान के ऊपर गिराना है और जापान को एक कह सकते हैं एक डेंजरस सिचुएशन में लाके खड़ा कर देना है, जहां पर जापान के पास कोई अवसर नहीं होना चाहिए और जापान को हमारी सारी बातों को मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो दिस इज़ राहुल आनंद साइनिंग ऑफ। थैंक यू।